हमारी पहली पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज की हमारी बड़ी एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। अलीहा, इनका ताल्लुक़ लाहौर से है और ये एक माहिर हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट में। इन्होंने कई सारे कोर्सेज़ किए हैं, कई सारी सर्टिफिकेशंस इनको हासिल हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ये एक इन्होंने कई सारी प्रैक्टिकल अप्रोचेस भी लिए हैं पाकिस्तान के इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। अब ये एक पहली चाइल्ड ऑथर हैं जो कि काम कर रही हैं इस वक्त यूरोपियन यूनियन के साथ, जो कि किताब लिख रही हैं बच्चों के लिए, जिसमें इश्यूज रेस किए जा रहे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे कि रिसाइकलिंग, सस्टेनेबिलिटी। और ये आप अगर बता सकें हमें कि एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज है क्या, और क्या इस चीज़ को कॉज कर रहे हैं, इसको क्या कौन से फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं इनके बढ़ने में इस चीज़ के। अच्छा, बेसिकली क्लाइमेट चेंज तो है। हम लोग बहुत कंफ्यूज कर देते हैं इस बात को कि शायद वेदर के चेंज को हम कहते हैं कि जी ये क्लाइमेट चेंज है, कि मौसम बाहर सुबह धूप थी, शाम को हवा चल रही, इसलिए क्लाइमेट चेंज हो गया है। बट द ट्रूथ इज के क्लाइमेट चेंज एक राइज इन द टेम्परेचर है, विच इज नॉट लाइक एक 6 मंथ या 8 मंथ के पीरियड में कोई एक्टिविटी ऐसी हुई है जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसको हम वेदर चेंज कहते हैं टिपिकली। क्लाइमेट चेंज बेसिकली एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और एक कंटिन्यूस चेंज, दैट कुड बी एनी रीजन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है या हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो उस चेंज को जो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम की वजह से होता है उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और क्लाइमेट चेंज की बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में करते हैं जो हम नोटिस नहीं करते कि इस वजह से शायद हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम खुद एक क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारा कितना बड़ा फैक्टर हम रियलाइज भी नहीं करते। क्लाइमेट चेंज इंक्रीज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से होता है, दैट जो हम नॉर्मली काफ़ी चीज़ों में करते हैं। हमारे एसी में से सीएफसीज निकलते हैं, हमारे फ्रिज में से सीएफसीज निकलते हैं, दैट कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज। डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा मसला हमारा डिफॉरेस्टेशन है के लोगों को ये बात, बिसाइड द फैक्ट लोग ये समझते हैं कि यार के जो दरख्त हैं वो भी लिविंग थिंग है, जैसे हम ब्रीथ करते हैं, दे आल्सो ब्रीथ, दे आल्सो गो थ्रू द सेम प्रोसेस। आई हैव नो आइडिया हम लोगों को इतना हौसला कैसे पड़ता है कि हम एक जिंदा चीज को काटते हैं, फिनिश द एंटायर थिंग। डिफॉरेस्टेशन जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होती है, दुनिया में हर जगह होती है, एंड आई हैव बीन क्वाइट टॉकिंग अबाउट इट, इवन राइटिंग दैट इन माय अपकमिंग बुक कि डिफॉरेस्टेशन नहीं, मतलब वी शुड जस्ट एंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एक कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए डिफॉरेस्टेशन का। दुनिया में हर चीज का अल्टरनेटिव होता है, क्लाइमेट चेंज का भी अल्टरनेटिव है। जब हम खराब कर सकते हैं तो हम ठीक भी कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज जो है वो फेस कर रहे हैं। मीथेन की, और जो हमारी जो हवा में मीथेन ज्यादा हो गई हुई है, और जो फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं, लैंड डैमेज हो रहा है, पानी खराब हो रहा है उस एग्रीकल्चर के उस सेक्टर की वजह से। और खाली यही नहीं कि पानी और लैंड खराब हो रहा है, इसके अलावा जब यही केमिकल्स हवा में जाते हैं दे मेक मीथेन, वो मजीद खराबी होती है। एग्रीकल्चर एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हम एक नहीं, हम हर तरह की पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पानी, जमीन की और एयर पोल्यूशन, इन चीजों को हम कौन करते हैं। इसी तरह जो इंक्रीज इन एग्रीकल्चर, ये बेसिक 3 चीजें हैं जो ह्यूमन मेड हैं, जो मैन मेड हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, जिसके वजह से सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज के अंदर एक रैपिड तब्दीली आ रही है। और विद दैट आई विल ऐड के जो क्लाइमेट चेंज है, हम क्लाइमेट चेंज से होता ये है कि क्लाइमेट चेंज जब होता है तो इसमें फ्लड्स आते हैं, क्योंकि एक पूरा एटमॉस्फेयर तब्दील हो रहा है आपके इर्द-गिर्द। फ्लड्स आते हैं, आइस मेल्ट होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जो ओशन करंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ओशन करंट है उसमें चेंज आ रहा है। जब इट्स नॉट कि हम खाली एक हमारे ही वेदर के अंदर चेंज आता है, जब इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट, एक बहुत सादी सी चीज है कि जिंदगी का एक सर्कल है जो चलता है। अगर हम एक भी चीज को उसमें से निकाल देते हैं तो वो सारा सर्कल खराब हो जाता है। और क्लाइमेट चेंज हर चीज को अफेक्ट करता है, सारी फूड चेन। एक चीज अगर फॉर एग्जांपल पानी का करंट चेंज हो रहा है, जो चीजें पानी जो अंडर वाटर कोल्ड वाटर के अंदर सर्वाइव करने वाली चीजें हैं वो हॉट एटमोसफेयर में सर्वाइव नहीं कर सकती हैं।
क्लाइमेट चेंज होगा, वो हॉट वाटर के साथ उनको रहना पड़ेगा, वो नहीं रह पाएँगे, द एंटायर थिंग विल एक्सटेंड फॉर बिकॉज़ ऑफ दैट रीज़न। वो एक पूरी चीज़ ही फूड चेन में से बाहर निकल जाएगी। और ज़ाहिर है अगर कोई भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जो ठंडे पानी में रहता है, उसके ऊपर कोई और एनिमल फ़ीड करता है, उसके ऊपर कोई और एनिमल फ़ीड करता है, एक चीज़ की चेन टूटी, हर चीज़ की चेन टूट जाएगी। इसी से मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाना चाहूँगा कि एग्जैक्टली बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो अगर आप इसके बारे में बता सकें हमें। हुँ। अच्छा, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इज़ लाइक अ पिरामिड। हम्म, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उसकी लाइक हमारी एक ज़िंदगी है, ठीक है? दिस इज़ लाइफ नॉर्मल अर्थ। फिर है क्लाइमेट चेंज जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इंसानी जो भी हमारा इर्द-गिर्द हम लोग कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे हम लोग ये कंज़म्पशन एक्सेसिव कंज़म्पशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की, कुड बी एनी रीज़न। उसके बाद जब क्लाइमेट चेंज होता है तो वो हमें लीड करता है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। व्हिच डज़ नॉट एक्चुअली कम बैक इन द ट्रायंगल। वो उस ट्रायंगल में वापस नहीं आता कि वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो ग्लोबल वार्मिंग हमें एक बिल्कुल लोअर लाइफ़स्टाइल की तरफ लेके जा रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं। क्लाइमेट चेंज होता है जो क्लाइमेट चेंज रीजनल हो सकता है। कहीं बर्फ पड़ती थी आज से 2 साल पहले, अब वहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती। ये हो गया क्लाइमेट चेंज। कहीं पे बहुत कम बारिश होती थी, अब वहाँ पे सैलाब आ रहा है। और इस तरह की काफ़ी जगह हमें पता है, जैसे कराची के अंदर कभी पहले इतनी बारिश नहीं होती थी और एक पॉइंट आया कि कराची में इतनी बारिश हुई कि वहाँ पे फ्लड आ गया और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कर रहे हैं क्या, क्योंकि हमारा कोई सिस्टम ही नहीं था। हम्म, तो इसी तरह जब क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज कैन बी कि एक रीजन में हो रहा है, किसी लोकल जगह पे या किसी इंटरनेशनल जगह पे या ग्लोबली भी हो रहा है क्लाइमेट चेंज। वो क्लाइमेट चेंज होता है जो आपका टेम्परेचर के अंदर राइज और लो होता है एक टिपिकल जगह पे जिधर का टेम्परेचर वो नहीं था, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। कोई जगह नॉर्मल टेम्परेचर पे थी, 30 डिग्री 35 डिग्री मैक्सिमम गर्मी पड़ती थी, आज उधर 45 डिग्री पड़ रही है या फिर उधर बहुत सर्दी पड़ने लग गई है, वो क्लाइमेट चेंज है। उसका एक स्पेसिफिक क्लाइमेट नहीं रहा अपना, जो यूजुअली एक वेदर पैटर्न के साथ में होता था। वहां गर्मी नहीं पड़ रही, बारिश नहीं हो रही, ये सारे क्लाइमेट चेंज हैं। ग्लोबल वार्मिंग ऑन द अदर हैंड, ग्लोबल वार्मिंग इज द हीटिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ का टेम्परेचर राइज कर जाता है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज का ही हिस्सा बन जाता है। जाहिर है जिधर जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग होता है कि आपका फॉर एग्जांपल अर्थ का टेम्परेचर 1.5 था, अब वो इंक्रीज करके 2.5 की तरफ जा रहा है, जब अल्लाह ना करे ऐसा हो भी। बट एक ये जो राइज इन टेम्परेचर है विच इज जो एक्चुअली बहुत खतरनाक है, दैट राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जो एक पूरे ग्लोब को इफेक्ट कर रहा है उसका टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सही 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 सही। अच्छा, इसके बारे में हम कुछ कर भी सकते हैं क्योंकि रैपिडली इतनी तेज़ी से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो हम इसको कुछ कर सकते हैं। और जैसे डिफॉरेस्टेशन भी एक काफ़ी मेजर कॉज है इसका, तो हम कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। प्रैक्टिकल अप्रोचेस जो हैं, अगर उनके बारे में आप कुछ बता सकें हमें। देखिए, हर चीज़ ज़िंदगी का एक असूल है कि आप अल्लाह ने जब इंसान को बनाया है तो उसको बहुत करने की भी कैपेसिटी दी है। और वो ऐसा है कि वो ऐसा नहीं होता कि अगर दुनिया में किसी चीज़ का कोई कोई और कोई अल्टरनेटिव ना हो। हम्म, इसी तरह ये ग्लोबल वार्मिंग भी हम कर रहे हैं, ठीक है? और जानवर नहीं कर रहे हैं और दरख्त पौधे नहीं कर रहे हैं, ये इंसान की बनाई हुई चीज़ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज़ को आप कर रहे हैं और उसका कोई अल्टरनेटिव ना हो। अभी तो फ़िलहाल हम बड़ा कुछ कर सकते हैं, बट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल 2050 में जाके अगर आप सोचें कि जी ग्लोबल वार्मिंग पे काम करते हैं या एनवायरनमेंट के चेंज पे काम करते हैं, तो वो बहुत मुश्किल है। हम्म, फ़िलहाल सबसे सादी चीज़ ये हम कर सकते हैं जिसमें कोई एफ़र्ट नहीं है कि हम इस बारे में बात करें। बिल्कुल। मसला हमारे मुल्क में ये है कि कोई बंदा लोग ये समझते ही नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग कोई इश्यू भी है। हम्म, हमारा सबसे बड़ा जो लिटरेसी रेट है वो नीचे है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं यहाँ से फैसलाबाद गई WWF के साथ। वहाँ पे लोग गन्ने का जो लेफ्ट ओवर होता है जी। उसको खुला मतलब जला रहे होते हैं। हम्म, बिकॉज़ वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको अगर आप थोड़ा-सा इसको श्रेड करें तो ये किस तरह रीयूज़ हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वहाँ अगर हम लोग जाकर लोगों को इतनी तालीम और इतनी तमीज़ ही दे दें कि आप किस तरह जो है आप इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को सेव करने में,
इसको बचाने के अंदर, तो वो सबसे सादी चीज़ है। दैट्स द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू टू प्रोटेक्ट द टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, टू प्रोटेक्ट क्लाइमेट। इट्स अ ग्लोबल इश्यू। It's not a local or a national issue, it's a global issue. रिन्यूएबल एनर्जी जितना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि हम एक चीज़ को रिपीटेडली यूटिलाइज़ करें, वो अच्छा है। एंड बाय दैट आई मीन कि अगर आप किसी को कोई चीज़ अपनी खराब में भी दे रहे हैं और आपको पता है कि वो बंदा आगे इस्तेमाल करेगा, दैट कैन बी एनीथिंग जो हम लोग रीयूज कर सकते हैं। आपको नहीं प्लास्टिक के बर्तन चाहिए, आप बाहर कचरे में ना फेंकें, आप किसी को और को दे दें जो इस्तेमाल करने वाला हो। लेकिन आपके डंप करने से वो वेस्ट में जाएगा, उसका कोई एक सस्टेनेबल एंड नहीं है। वो जाके रिवर्स के अंदर भी एंड हो सकता है। आपका प्लास्टिक, आप कोशिश करें आप प्लास्टिक ना यूज़ करें। कोशिश इंसान करे तो बहुत चेंज आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रिड्यूस वाटर वेस्ट। पानी हम लोग बेइंतहा बहुत बुरे तरीके से ज़ाया करते हैं। एंड आई वाज़ रीडिंग पिछले दिनों अखबार में कि इस्लामाबाद के अंदर पानी की कमी भी होने लग गई है। तो बिल्कुल। हम इन चीज़ों के ऊपर एहसास क्यों नहीं करते हैं कि अगर हम एहसास ही कर लें, तो मेरे ख़्याल में आधे मसले हमारे एहसास करने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। पानी लोग बेदर्दी से ज़ाया करते हैं। ख़ास तौर पे आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन बट द रियलिटी इज़ कि पॉश सोसाइटीज़ के अंदर पानी लोगों को मिलता है घर में बैठ के। उनको नहीं पता कि पानी हमारी सोसाइटीज़ के बाहर या हमारे टाउन के बाहर कितने लोग प्यासे मर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ की बिल्कुल केयर नहीं करते। अगर हम वाटर वेस्ट को रिड्यूस कर दें, दैट विल आल्सो कंट्रीब्यूट। वन अदर इश्यू कि हम जो बल्ब और ये जो ट्यूबलाइट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो मरकरी डाल के बनाती हैं। हुँ, हुँ। वो मरकरी जब ये एंड होता है, क्योंकि ये जब डंप करते हैं इसको रिवर्स के अंदर, तो वो फिशेज़ जो मछलियाँ होती हैं वो मरकरी खा लेती हैं या उनके पानी के अंदर वाटर पॉइज़निंग हो जाती है। तो उससे उनकी जो है दे डाई फॉर नो रीज़न। उनको बस बेचारी वो मरकरी की वजह से ही मर जाती हैं। देयर इज़ अपेरेंटली नो रीज़न। उसका ना कोई हमें फ़ायदा है, ना कोई उनको फ़ायदा है। तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं। ये अब आप देखें, अगर हम लोग जाके बाज़ार से ₹5 एक्स्ट्रा डाल के एक नॉन मरकरी वाला बल्ब लें, ठीक है? हुँ, हुँ। दैट विल आल्सो हेल्प। हुँ, हुँ। जहाँ पे हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो जिनको तालीम नहीं है, उनके लिए अगर हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। हुँ, हुँ। किसी को एजुकेट करना, तो बस द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ दैट इफ यू स्टॉप वेस्टिंग, अगर आप ज़ाया करना छोड़ दें चीज़ों को, जिनका आपको पता है कि इनका कोई अल्टरनेट, ये रीयूजेबल नहीं है, या ये जो पानी है इसको हम दोबारा से इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम इसको एटलीस्ट ज़ाया ना करें। हुँ, हुँ। और एक कार्बन प्रोफाइल सबसे बड़ा मसला है। कार्बन प्रोफाइल वेस्टेज बहुत अच्छा ही होगा कि अभी कम हो जाए, वरना फ्यूचर में बहुत इसका मसला है, क्योंकि अभी से हम कार्बन प्रोफाइल की वजह से बहुत ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ये है कि कार्बन प्रोफाइल बहुत हाई हो गई है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और चीज़ें कार्बन प्रोफाइल की वजह से बिल्कुल वाइडली, आप एक ग्राफ के ऊपर आप देखें तो हम इन द मिडल ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली इन इन हायर टेम्परेचर में जाते जा रहे हैं, कि इस पॉइंट के बाद तो सर्वाइवल ऑन अर्थ विल बिकम वेरी वेरी बैड। तो लास्ट ऑफ ऑल व्हिच इज़ आई पर्सनली जो मुझे लगता है जो बहुत ज़रूरी है, वो है कि हम लोगों को केमिकल फर्टिलाइज़र्स ख़त्म कर देना चाहिए फ्रॉम द वेरी बॉटम। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। केमिकल फर्टिलाइज़र्स हमारे बिल्कुल लैंड डैमेज कर रहे हैं, उनकी फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है हुँ, और हुँ। हम नए लैंड के चक्कर में हम फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं। जब यही पानी केमिकल फर्टिलाइज़र्स वाला ये रिवर्स में या लेक्स में जाता है जिधर फिश प्रोडक्शन हुई है, वहाँ पे जाता है, वहाँ पे इट इज़ डैमेजिंग एंटायर मैरीन लाइफ। और हमारे जो इर्द-गिर्द आबो-हवा में मीथेन, क्योंकि गाँव का जो डंक होता है वो हम यूज़ नहीं करते, वो हम पाइल अप कर देते हैं, वो वेस्ट में जा रहा है, हालाँकि वो इतना नेचुरल फर्टिलाइज़र है। हुँ, हुँ। वो हम यूज़ नहीं करते हैं, वो मीथेन क्रिएट करता है। मीथेन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज मीथेन की वजह से हो रहा है। अगर हम चीज़ें नेचुरली इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर यही चीज़ हम वेस्ट ना करें जो काऊ डंक होता है, सिंपलेस्ट ऑफ द सबसे सिंपल मिसाल ये है कि आप किस तरह चीज़ें दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वही आप काऊ डंक दोबारा इस्तेमाल करें, तो उसमें आपका केमिकल फर्टिलाइज़र का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। हुँ, हुँ। सही। अ, आप अगर हमें थोड़ा-सा गाइड कर सकें, अर्बन सस्टेनेबिलिटी आपके ख़्याल में अभी ज़रूरी क्यों है? अर्बन सस्टेनेबिलिटी तो
बहुत बड़ा मसला है। हम्म, अच्छा, पहले अर्बन सस्टेनेबिलिटी एक्चुअली है ये कि जो टाउन्स और सिटीज हैं उनके अंदर जो है लेस अमाउंट के अंदर कार्बन फुटप्रिंट जितना इस्तेमाल हो वो हमारे लिए बेहतर है। हम्म, मतलब इफ अगर हम उसको सस्टेनेबली अपनी इर्द गिर्द सोसाइटी के अंदर एक सस्टेनेबल मेथड इस्तेमाल करें कि इसकी वजह से हम लोग यूज भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दैट कैन बी एनीथिंग, पानी का इस्तेमाल फॉर एग्जांपल हम यूज भी कर रहे हैं उसको, लेकिन हम उसी पानी को अगली जनरेशन के लिए सेव भी कर रहे हैं, वो होगी है सस्टेनेबिलिटी। बट अगर हम उसको अर्बन ही अपनी सिटीज के अंदर अपने टाउन्स के अंदर यूज करेंगे तो वो अर्बन सस्टेनेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली जो सस्टेनेबिलिटी है दैट इज मेड अप ऑफ थ्री थ्री पिलर्स कह लें या थ्री फैक्टर्स कह लें या थ्री प्रिंसिपल्स कह लें। हम्म, द फर्स्ट इज इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी जो भी है वो, सोसाइटी जो लोग हैं, और एनवायरनमेंट। हम्म, अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज आउट ऑफ बैलेंस होगी तो सस्टेनेबिलिटी ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगी। हम्म, अर्बन सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें चाहिए कि हम इसको जितना ज्यादा हम सस्टेनेबली इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम करें। सबसे पहली चीज, हम्म, इन्वायरमेंटल इश्यूज में सबसे बड़ा ही मसला ये है कि अगर हम ये छोटी सी बात समझ लें कि एक चीज को हम एहतियात से इस्तेमाल करें, एक चीज की हम केयर करें, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे आधे मसले खत्म कर देता है। हम्म, अर्बन सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा, हर कंट्री का ना एक एक फैब्रिक होता है हम्म, जो हमारी इकोनॉमी होती है, और अगर हमारी सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो हमारा फैब्रिक जो है ना वो सही नहीं होगा। लाइक इट्स अ नेशनल फैब्रिक एक कंट्री का, जो आपकी अर्बन सस्टेनेबिलिटी होती है। हम्म, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अभी अर्बन सस्टेनेबिलिटी खत्म, अगर हमने इस पे काम ना किया या हमने इस बारे में सोचा नहीं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन अभी एक पॉइंट था कि लाहौर में कभी आबादी नहीं हुआ करती थी और अब कराची से ज्यादा लाहौर की आबादी है। बिल्कुल। तो अगर अगर हम लोग इसको अभी से ही अंडर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। फिर हम हम्म, उन कंट्रीज में से होंगे जिनके बच्चों को प्रोटीन तक नहीं मिलती है। हम्म, 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 सबसे बड़ा उसके बाद यही अर्बन सस्टेनेबिलिटी हमें लीड करेगी एक और सबसे बड़े मसले के अंदर, जो है ये अकोमोडेशन का मसला है। हम्म, अब जैसे कराची के अंदर पहले हाउस सिस्टम होता था, दो चार पांच पांच मरले के, फिर जी इस तरह था। अब वहां पे फ्लैट्स बन गए। अब लाहौर में भी यही होने लग गया है कि आबादी इतनी ज्यादा है, हम लोगों के पास कोई सस्टेनेबल मेथड्स नहीं है, हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं है कि हाउ आर वी गोइंग टू कीप आवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन अ वे। और हम डिपेंड भी डेस्परेटली हमारा मुल्क एग्रीकल्चर के ऊपर करता है। हम्म, तो अगर आपके पास इसको अकोमोडेट करने का फ्यूचर में मसला बन जाएगा, फ्लैट सिस्टम में होंगे, पानी नहीं होगा, जिधर पानी होगा उधर खाना नहीं होगा, और राइजिंग पॉपुलेशन तो वैसे ही एक मसला है। अगर आपके मुल्क, अगर आप एक व्हाट डू यू कॉल दैट, हम्म, एक लीडिंग और एक ग्रोइंग नेशन है, बिल्कुल। अगर हम मुश्किल से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से बाहर निकल ही आए हैं, तो अगर हम अपनी इस चीज को भी सस्टेन ना कर पाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। लीडिंग दैट टूवर्ड्स जो हमारा सबसे बड़ा मसला है, विच इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। हम्म, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इसी वजह से ही होगी अगर अर्बन सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। हम्म, 'Cause ये देखें कि 4.6 बिलियन लोग आराम से फॉर एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। जब आप एग्रीकल्चर के लैंड का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बताएं कि 4.6 मिलियन पीपल वो अपना आप किस तरह एक पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकलेंगे। ओके। 63% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड, और इतनी ही अमाउंट के लोग ऐसे हैं जो दे आर बिलो द पॉवर्टी इंडेक्स। अब आप ये बताएं कि अगर यही दोनों लोग दे विल कंबाइन तो कितनी पॉपुलेशन ऐसी है, कितनी आबादी हमारे मुल्क की ऐसी है जो गुर्बत की लाइन से भी नीचे आ जाएगी। बिल्कुल। इसलिए बहुत जरूरी है कि अर्बन सस्टेनेबिलिटी, चाहे वो बड़े टाउन्स हों, चाहे वो छोटे टाउन्स हों, चाहे वो बड़ा शहर है, छोटा शहर है, लाहौर है, कराची है, कोई गांव है, अर्बन सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो चलें, वी आर लिविंग अ लाइफ, हम अगर यही सोच रहे हैं कि हमारी अगली जनरेशन जिंदगी कैसे गुजारेगी, तो आई थिंक आधे मसले इसी से खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। इससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाऊंगा, जो कि है कि आपके ख्याल में कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं जनरल पब्लिक की
और इसके साथ साथ कि बेस्ट पॉसिबल मेजर्स जो कि हम अभी भी आपने काफ़ी बताया कि काफ़ी तरीके बताए कि हम इस चीज़ के एहसास कर लें कि जिस तरह ये इशू बढ़ रहा है और आगे जाके हमें इसका काफ़ी मसला फेस आएगा। बट आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर जनरल पब्लिक की बता सकें कि ये अगर हम करना शुरू कर दें तो फिर बेहतरी की तरफ जाने बेहतरी की जानिब जा सकती हैं चीज़। अगर अब हम ये बात करें कि जैसे मैं और आप हैं, जी जी। देखें हम लोग सोसाइटीज के अंदर डिवाइडेड हैं। बिल्कुल। ठीक है। जो बहुत ऊपर सोसाइटी के लोग हैं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, वो सबसे ज्यादा गंद डालते हैं, हम्म। बिकॉज दे आर प्रिविलेज क्लास। ठीक है। उनको दुनिया की हर फैसिलिटी है, वो शॉपर से लेके दुनिया की हर चीज खरीद के कचरे में फेंक सकते हैं और उनके लिए कोई मसला नहीं है। हम्म। ठीक है। हमारे जो नीचे लोग हैं, जिनकी एजुकेशन कोई नहीं, जिनका लिटरेसी रेट में नाम कोई नहीं है, जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, वो चले एक पॉइंट पे, लेट्स से दैट पुअर पीपल, जो गरीब आवाम है हमारे मुल्क की, वो कचरा नहीं डालती। हम्म। लेकिन बीच में से एक क्लास ऐसी है जो कंज्यूम भी सारा कुछ करते हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो कितना नुकसान कर रहे हैं। हम्म। तो अगर आप, जो हम अपर सोसाइटी के लोग हैं, अगर वो बेसिक चीजों के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी हमारी है, अगर वहां पे हम बिल्कुल। बेसिक चीजों के ऊपर कंट्रोल कर लें, हम्म। शॉपर इस्तेमाल करना छोड़ दें, पानी वेस्ट हम्म। करना छोड़ दें, अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है उसके अंदर अगर आपका इन्वायरमेंटल कोई नहीं है सेक्टर जो उस चीज को कंट्रोल कर सके कि आप इस पानी को डायरेक्टली डंप कर रहे हैं किसी रिवर में, किसी जगह पे, तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए एक सेक्टर रखें प्रॉपर एनवायरमेंटल, कि वो आपको उस पानी को क्लीन करके थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन, वो आपको पानी साफ करके डंप करने का तरीका बताएं, जिससे जो मछलियां हैं उनको नुकसान ना हो। हम्म। बिकॉज हम अज्यूम करते हैं कि शायद पानी में सिर्फ मछलियां ही रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह से चीजें बनाई हुई हैं कि हमने नहीं पता कि उसकी कौन कौन सी मखलूक कहाँ पे रहती है। बिल्कुल। तो एक चीज हम हमारी गलती की वजह से हो रही है, और उसका नुकसान कितनी तरह की चीजें उठा रही है, ये हमें अंदाजा भी नहीं है। हम्म। तो गेटिंग टू द अर्बन इंडस्ट्रियल, जो हमारी सोसाइटी है, दे हम्म। नीड टू स्टॉप मेकिंग, ये जो हम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं उसमें आर्सेनिक है, उसमें मेटलॉइड्स हैं, उसके बिल्कुल। अंदर इतना एक्सेसिव नाइट्रोजन यूज होता है, उसमें इस तरह के केमिकल्स यूज होते हैं जो इवन ह्यूमन बॉडी के लिए भी अच्छे नहीं है, जिससे हम्म। कैंसर बन रहे हैं, जिनसे बेइंतहा किडनीज की प्रॉब्लम बन रही है, लिवर्स की प्रॉब्लम बन रही है। ये हम्म। चीजें हैं जो एक एक नॉर्मल इंसान की जिम्मेदारी है कि आप दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। हम्म। आप जब आप इस चीज में कंट्रीब्यूट करेंगे कि आप एक चीज ऐसी क्रिएट कर रहे हैं जिससे इंसानों को भी नुकसान है, जमीन जिस पे इस्तेमाल होना है उसको भी नुकसान है, फिर इसी तरह ये एक चेन है। आप हम्म। नीचे जाते हैं, आप किसान के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि ये फर्टिलाइजर ना यूज करो, उनको सब पता होता है। मैं हम्म। प्रैक्टिकली बात बता रही हूँ कि बिल्कुल। जो किसान होते हैं उनको पता होता है कि ये जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं ये हमारे लैंड के लिए अच्छे नहीं, हमारी जमीनों के लिए बहुत बुरे हैं, लेकिन दे हम्म। विल यूज एनी, वो फिर भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है। मेरी हम्म। फसल इससे जो है ना वो बहुत ज्यादा उगती है, अगर मैं नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करूंगा, कोई भी नॉर्मल फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे उससे वो प्रोडक्शन नहीं मिलेगी। फिर आते हैं, अब हमारा आई थिंक एक एक एज अ नेशन कह लें, या एक ह्यूमैनिटी के तौर पे, इंसानियत के तौर पे जो हमारा फर्ज है हम्म। जनरल पब्लिक का, ये है कि हम अ, आगे की नस्ल को तैयार करें। जब हम्म। हम छोटे थे हमें बेसिक चीजों का नहीं पता था कि हम लोग ऐसी क्या हरकतें करते हैं जिससे आज इस मुकाम पे हमारा मुल्क पहुंचा हुआ है, या हमारा ये एनवायरमेंटल इश्यूज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बिल्कुल। फ्यूचर में छोटी चीजें आप ये कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को इस चीज का गाइड करें कि रीयूज, आप री डू रीयूज एंड रिसाइकल, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हम हमारे बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, जो हम खुद भी कर सकते हैं। हम्म। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेज अगर हम यही जान लें, हम कंपोस्ट घर में तैयार करें, हजार तरीके ऐसे होते हैं जो हम चीजें घर में इस्तेमाल करते हैं। आधा वेस्ट हमारा ऐसा होता है जब हम घर में ही उसको श्रेड करके या उसको किसी भी तरह कंपोज कर डिकम्पोज करके हम हमारे गार्डन के अंदर डालें, तो वो आधे, मतलब लेट्स से कि एक बंदा भी कोई तब्दीली लाने की, हर चीज इट स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी बिग, कभी ऐसे नहीं होता कि बहुत बड़ी चीज की है तो वो बहुत छोटे तक पहुंच गई। हमेशा एक सोसाइटी का एक हायरार्की का रूल है कि अपर सोसाइटी जो चीज करती है वो नीचे लोअर सोसाइटी तक आती है, वो भी यही करते हैं। हम्म। मैं आपसे पूछना चाहूँगा एंड में कि मौजूदा हुकूमत ने ऐलान किया था पर बिलियन ट्री सुनामी का।
तो क्या ये प्रैक्टिकल अप्रोच है इसकी हम्म जानिब, और ये कितना प्रैक्टिकल है, इसके ऊपर गवर्नमेंट अब तक क्या काम कर चुकी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसकी प्रैक्टिक कितने ये प्रैक्टिकल है, अगर आप उस बारे में हमें बता सकें। ट्रीज प्लांट करना, लेट्स से कि अगर गवर्नमेंट इसको प्रैक्टिकली नहीं भी कर रही, ठीक है, बिकॉज मैंने एक दो जगह न्यूज में देखा है कि उन्होंने ट्रीज लगाए हैं और देखो। उस जगह के लोग आए हैं, उन्होंने सारे ट्रीज वहां से निकाल दिए कि जी हमने तो यहाँ दरख्त नहीं उगाने, हमारी जमीन है। हम्म। तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर गवर्नमेंट आपकी हमारी हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि भाई हमने 10 लाख दरख्त लगाने हम्म। हैं, एटलीस्ट हम लोगों ने इतने सालों बाद ये सोचा तो सही कि यार हमारे मुल्क में दरख्तों की भी जरूरत है, बिल्कुल। ठीक है। और दरख्त लगाना, चाहे गवर्नमेंट, इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। अगर आप एक दरख्त लगाते हैं तो जैसे मैं आपको पहले कह रही थी कि हमारे एक हरकत की वजह से एक पूरी फूड चेन और एक पूरी लाइफ साइकिल में तब्दीली आती है, उसको डैमेज होता है। एक दरख्त लगाने की वजह से हम नहीं जानते उसमें कितनी तरह की चीजें आके अपना बसेरा डाल देंगी, हम्म। उसमें कितनी तरह के लाइफ साइकिल बिल्ड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली फूड हम्म। चेन्स बन जाएंगे एक ट्री लगाने से। हम्म। वो एक अलग बात है कि हमें भी उससे कितना फायदा है, हम लोगों को शेल्टर मिल रहा है, हम लोगों को उससे ऑक्सीजन मिल रही है। हम्म। ट्रीज लग अगर गवर्नमेंट लेट्स से कि उनका कोई नहीं भी एक्शन, विच आई वुड नॉट एग्री ऑन, बिकॉज गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड कि हमारा एनवायरमेंटल सेक्टर भी पॉजिटिवली इस चीज के ऊपर काम करे। हम्म। तो इससे पहले वाली हुकूमत का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, पाकिस्तान में इतनी गर्मी क्यों हो रही है, और ये चीज तो आउट ऑफ कॉन्सेप्ट थी। और सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में इसका फायदा ये है कि एटलीस्ट लोगों के अंदर एक अवेयरनेस तो पैदा हो रही है कि भाई दरख्त लगाना भी जरूरी है, खाली चीजें दरख्त काटना ही नहीं जरूरी, लकड़ी ही नहीं जरूरी, हमें इसको लगाना भी पड़ना है, हमें इसको ग्रो भी करना पड़ना है। हम्म। ये कॉन्सेप्ट ही लोगों के दिमाग में पड़ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी एक इखलाकी फर्ज है हम सबके ऊपर कि हम इस चीज में हिस्सा लें। एक लाहौर के अंदर एक है ये छोटा सा, इन्होंने खोला हुआ है बुनियाद पाकिस्तान। जी जी। वो ट्रीज लगाते हैं तकरीबन 5 साढ़े 5 हजार हर 6 महीने बाद मुल्क के हम्म। अंदर। हम्म। और दे आर नॉट पेड बाय द गवर्नमेंट, उनको कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। वो इस्लामाबाद में भी लगाते हैं, पेशावर में भी लगाते हैं। मैं खुद हम्म। उनकी इस पूरे काम का हिस्सा रही हूँ। जी तो जी जी। मैंने वहां देखा है कि वहां इतनी आवाम बेलॉस, उनको किसी को कोई मिल नहीं रहा, कुछ किसी को कोई इनाम नहीं मिल रहा है या पैसे नहीं मिल रहे। वहां हम्म। पे लोग, इतने लोग बेलौस आके खुद गर्मी के अंदर, अगस्त की गर्मी थी लास्ट ईयर, तो उसमें जाके लोग दरख्त लगा रहे हैं। तो हम्म। इसका हमें लॉन्ग टर्म में फायदा ही है। और ये जो 10 बिलियन सुनामी जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव थी, ये काफी जगह सक्सेसफुल भी हुई है। एंड लेट्स फेस रियलिटी, इस इस हुकूमत के थ्रू इन लोगों ने इन्वायरमेंट पे एटलीस्ट इतना तो काम किया कि प्लास्टिक के शॉपर बाजार में नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। तो क्लॉथ यूज करने लग गए हैं, क्लॉथ शॉपिंग बैग यूज करने लग गए हैं। जहाँ पे लोग नहीं वो कपड़े का वो थैला इस्तेमाल कर रहे, वहां पे वो पेपर बैग यूज करने लग गए हैं। छोटे छोटे स्टेप्स इतने इतने बड़े बड़े काम को लीड कर देते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो हम्म। एक आइडिया ही हमारे मुल्क के, हमारी आवाम के अंदर डाल देना कि शॉपिंग बैग कितना नुकसान दे रहे हैं या दरख्तों के लगाने का क्या फायदा है, ये थॉट ही बहुत बड़ी बात है कि एटलीस्ट हम लोग इस तरह सोचने पे तो उतरे हैं कि ये कितना जरूरी है। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके ख्याल में अगर चीज़ें इसी तरह चलती रहें और ना बेहतर किया गया, तो 2050 तक, सॉरी 2050 या आगे तक या उससे पहले तक आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है इस प्लेनेट का। सबसे बड़ी बात यह है कि हम एनवायरनमेंट को, हम इस चीज को रियलाइज अगर कर लेना कि हम इस एनवायरनमेंट को कितना ओ करते हैं, बिल्कुल। तो हम शायद इतने सेल्फिश होकर सोचे ही ना हम्म। कि हमें 2050 तक सोचना पड़ेगा हमारा क्या बनेगा। अम, इंसानों का और एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है ना, इट्स बेस्ड ऑन केयर। हम्म। इंसान का हर चीज के साथ वैसे एक रिलेशनशिप एक इंसानियत की बुनियाद पे होना है हम्म। और होना भी चाहिए। अगर हमारे में इतनी इंसानियत नहीं है कि हम ये सोचें कि यार इस चीज से, इन कामों से हमें इतना नुकसान हो रहा है, या हमारे दरख्त काटने से 100 चिड़ियां इसमें रहती हैं वो किधर रहेंगी, या उनके अगर वो खत्म हो गई, हम्म। मतलब एक्सटिंक्ट हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, तो हम अपने बिल्कुल। बच्चों का क्या बताएंगे कि किस तरह के जानवर हुआ करते थे। हम्म।
तो ये चीज़ें दे आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती कि यार हम लोग वो करते हैं एनवायरनमेंट को इतना। मुझे हुँ, आज तक ये समझ नहीं आता कि लोग अपने बच्चों को ये क्यों नहीं समझाने की कोशिश करते कि ये जो एक बाहर दरख्त लगा हुआ है जिसको किसी ने 8 दिन से पानी नहीं दिया, ये एक लिविंग थिंग है, ये एक ज़िंदा जान है। चाहे वो बोल नहीं सकती, वो इतना बातें नहीं करती है, लेकिन वो एक ज़िंदा जान है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे में ह्यूमैनिटी जो है ना, जब हमारी ह्यूमैनिटी जाग जाएगी, हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ खत्म हो जाएंगे। हुँ, अगर हमने आज ग्लोबली, नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते, मैं ग्लोबली बात करती हूँ बिल्कुल। कि अगर इसी तरह ही क्लाइमेट चेंज रहा हुँ, हुँ, तो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। अब आधे लोगों को ये नहीं पता कि हम जो इतना इस पे इतना वो करते हैं, इतना जोर डालते हैं इस पॉइंट पे कि भाई ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो पानी तो आएगा, ठीक है। पानी आता नहीं, पानी जाया होता है ग्लेशियर के मेल्ट होने से। जो बेसिक वजह है जिस वजह से हम कहते हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट ना हो, वो ये है क्योंकि जो ग्लेशियर के नीचे जो वाटर बेस होती है, वो होती है काले रंग की। हुँ, हुँ, वो काले रंग की जो वाटर बेस है, उससे सनलाइट जो है उसकी हीट अब्जॉर्ब करती है। ठीक है। जब वो हीट अब्जॉर्ब करती है तो वो हीट जो है वो हीट ट्रैप करने लग जाती है। हुँ, हुँ, जिस चीज का वाटर टेम्परेचर इज अबाउट -6 -5, जिसको वाटर टेम्परेचर ये है, वहां पे हीट ट्रैप होने लग जाएगी। आपको लगता है वहां की वाटर लाइफ, जो वाटर मेरीन लाइफ है, वो सर्वाइव कर पाएगी एक हीटेड टेम्परेचर के ऊपर? नहीं, नहीं लगता। हुँ, और दूसरा सबसे बड़ा मसला, ये आप छोड़ दें, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, हम नहीं केयर करते, चले रहने दें। हुँ, सी वाटर है फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिव कार्बन यूज से क्या होगा? एक पॉइंट आएगा कि जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ना, वो सी एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। जब सी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने लग जाएगी, तो उससे ये होगा कि वो वाटर एसिडिक हो जाएगा। अब हुँ, आप अंदाजा लगाएं कि एक समंदर या दरिया कितना बड़ा होता है, और उस समंदर और दरिया के अंदर कितनी मखलूक होती है। हुँ, क्या वो इतनी मखलूक एसिडिक वाटर बर्दाश्त कर पाएगी? हुँ, कोई बिल्कुल, कोई भी उसके अंदर बिल्कुल। प्लांट्स ही हुँ, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, दे विल डिमिनिश, दे विल डाई। कुछ नहीं बचेगा उस दरिया, उस समंदर के अंदर। दैट विल लीड टू, मेरे उसी पॉइंट पे वापस आ गए हम कि जी हमारे जो हम बड़े शौक से मछलियां खाते हैं सर्दियों के अंदर, वो भी नहीं होंगी फिर। हुँ, राइजिंग टेम्परेचर, एक पॉइंट ऐसा आएगा अगर आज हमने इस चीज की परवाह ना की कि अर्थ विल कैच फायर। बहुत गर्मी से होता है ना कि एक चीज पे बहुत गर्मी पड़ती है। वो एक एग्जांपल है, आपको शायद आपने कभी प्रैक्टिकल किया हो। हुँ, मैग्नीफाइंग ग्लास पेपर के ऊपर रखते हैं तो पेपर नीचे से बिल्कुल। जलने लग जाता है सूरज के अंदर। मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हीट हमारा जो है एब्जॉर्ब करता है अर्थ के ऊपर, क्योंकि एक लेयर आ गई थी, जो पोल्यूशन है उससे एक लेयर आ गई है। वो पोल्यूशन की जो लेयर है वो हीट वापस जाने नहीं देती है, तो इसलिए वो हीट ट्रैप हो रही है अर्थ के अंदर। हुँ, एक हुँ, पॉइंट आएगा कि वो हीट ट्रैप होते होते एसिड 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 सी वाटर बन जाएगा। प्लांट्स जो है ओवर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करना छोड़ देंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। जहां पे कभी पानी नहीं था, वहां पे जो डेजर्ट से वो कभी, जिनका कोई पानी के साथ ताल्लुक नहीं है, वहां पे सैलाब आने लग जाएंगे। हुँ, हुँ, एक अलग ही तरह का, ऐसे समझे अगर अभी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलने लग जाएंगे। तो इसका बहुत नुकसान है। ये कोई एक छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर हम अपने घर का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई हमारे घर का ख्याल नहीं रखेगा। और अगर मैं आपसे इस तरह कहूँ कि भाई मैं इस घर में रहती हूँ, मैं इसको आग लगा दूं, तो उससे क्या होगा? जाहिर है मेरा अपना नुकसान है। तो इसी तरह अगर हम अभी अभी, बिकॉज अर्थ हमारा एक मुश्तरका घर है, हुँ, इसमें जो भी रहता है वो हमारी जिम्मेदारी है। हुँ, अगर हम अभी से इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे आगे की जो नस्लें हैं, जैसे हम लोग एक किताब में, क्लास 8 की साइंस की किताब में पढ़ते हैं, एक डोडो बर्ड होता था, हुँ, वो हुँ, जिस लाइक डक होती है, इट्स टॉलर डक, डोडो बिल्कुल। बर्ड। अब हम किताबों में पढ़ते हैं कि जी एक बर्ड होता था डोडो बर्ड। हुँ, हमारे आगे जो नस्लें हैं वो भी बस किताबों में देखा करेंगी कि जी वेल्स होती थी, शार्क्स होती थी, कभी कहीं एलिफेंट्स एग्जिस्ट करते थे, कभी कहीं जिराफ्स हुआ करते थे। हुँ, हुँ। एक ये एक चीज की खराबी हर चीज की खराबी